बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात इंतहाई पुरअमन रहे हैं। किसी किस्म के वहाँ पे हालात ख़राब नहीं हुए। हालांकि इस मरतबा कैंपेन बड़ी ऊंचली पिच के ऊपर जाकर हुई है। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तारीख की अब तक की सबसे लंबी कैंपेन की है। PMLN ने प्रैक्टिकली मरीम नवाज़ साहिबा ने पहली मरतबा किसी इलेक्शन को जाकर ख़ुद सुपरवाइज़ करके अपनी क़यादत दूसरी साथ ले जाके वहाँ कैंपेन की है। इमरान खान साहब का एक दौरा वहाँ पे हुआ था जो यौम आज़ादी था गिलगित बल्तिस्तान का, जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया 1 नवंबर का, 15 दिन पहले इलेक्शन से। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने इस इलेक्शन को वहाँ से लड़ा है। ये 3 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिनके अंदर बड़ा मुकाबला था और कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे। ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे इनमें बाज़ का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हुआ ये था कि कुछ PTI के ऐसे वर्कर्स थे जो टिकट मांग रहे थे और फिर उसूली तौर पे उनको टिकट दिया गया, लेकिन वहाँ पे बड़े तगड़े और PTI के उम्मीदवार भी मौजूद थे। तो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीतने का ऐलान किया और उनमें से कुछ लोग इलेक्शन जीते भी हैं। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जो 23 नशिस्तें हैं उनके ऊपर इलेक्शन हुआ और जो अभी तक की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे आई है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है। आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में जीते हैं और नून लीग का बयानिया जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों के नीचे दफन हो गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था कि पाक फ़ौज, जनरल बाजवा और जनरल फैज़, इन दोनों की सरबराही में पाक फ़ौज ने एक धांधली करवाई और उस धांधली की वजह से मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ उनकी करप्शन पकड़ी गई, उनके ऊपर केसेस बने, मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, बल्कि उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दीवार के साथ लगाया गया, उनकी पार्टी को इलेक्शन हराया गया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। यहाँ पे इस इंतखाबात में कुछ बंदोबस्त किए गए थे। नंबर 1, फ़ौज को इलेक्शन के प्रोसेस से दूर रखा जाए और प्रैक्टिकली ऐसा हुआ। फ़ौज को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से प्रैक्टिकली दूर रखा गया है। लिहाजा अब जनरल बाजवा या जनरल फैज़ के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब उंगली उठा के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। नंबर 2, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी फ़ौजी मौजूद नहीं थे, बाहर भी, और फ़ौज का रोल जो है वो ख़त्म किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे काम किया है और ये इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है वही है जो PMLN का इलेक्शन कमीशन था, पीपल्स पार्टी का मुश्तरका तौर पे बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन था। अब वही वहाँ पे काम कर रहा था। इससे पहले वहाँ पे PMLN की हुकूमत थी, जो उनका वज़ीर आला था वो भी इंतखाब हार गया और जो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला था मेहदी शाह वो भी इंतखाब हार गया। और PTI की क्योंकि हुकूमत है वफाक में, तो उनको पहली मरतबा मौका मिल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में कि वो अपनी हुकूमत बनाएं और लोगों के लिए काम करें। नहीं करेंगे तो उनकी हालत भी ऐसी होगी। अब आ जाए नवाज शरीफ साहब के बयानिए की तरफ। नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है उसकी तमाम लवाजमात पूरे किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए फेयर चांस दिया गया है, कोई झगड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई धांधली रिपोर्ट नहीं हुई, किसी जगह के ऊपर जो है वो इस किस्म के तशद्दुद के वाक़यात नहीं हुए जिनकी वजह से कहा जाए कि यहाँ पे धांधली करवाई गई। लड़ाई झगड़े के वाक़यात इक्का दुक्का छोटे मोटे होने के अलावा कहीं बड़ा ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। एक पुरअमन इलेक्शन था, जो गैर मुल्की ऑब्जर्वर आए हुए थे उनके मुताबिक भी और जो लोकल्स मौजूद थे उनके मुताबिक भी और पाकिस्तान के तमाम मीडिया के मुताबिक बड़े अच्छे और साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ वोटिंग हुई है। बड़ी तादाद में लोगों ने आकर वोट डाला और अपने वोट का हक इस्तेमाल किया अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज़ दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मेहनत है लगातार और इदारों के ऊपर कीचड़ ना उछालने की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी ने उनको डिलीवर किया है। वो ये जान गए थे कि पाकिस्तान की फ़ौज से पाकिस्तान के लोगों का एक रोमांस है। गिलगित बल्तिस्तान के बेशुमार लोग फ़ौज में हैं और ज़बरदस्त सोल्जर्स हैं, बड़ा बेहतरीन काम करते हैं और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा अगर हम फ़ौज को गाली देंगे, बदतमीज़ी करेंगे, रियासत मुखालिफ बयानियाँ लेकर आएंगे, वो बयानियाँ जिसको भारत पसंद करता है,
तो गिलगित बल्तिस्तान तो पहले भारत से जान छुड़ा के बड़ी मुश्किल से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना इल्हाक किया है और अपना यौम आज़ादी मनवाते हैं हर साल 1 नवंबर को। तो ऐसी कौम जो है उसके सामने अगर आप फौज की बुराइयां करेंगे, इदारों की सिक्योरिटी फोर्सेस की बुराइयां करेंगे, तो फिर वो रिएक्शन ये देगी कि वो आपको वोट नहीं डालेगी। तो पीएमएलएन की जो स्क्वीज हुई है ताकत, यानी कल तक वो यहाँ पे इक़्तिदार में थे, आज उनकी ताकत इतनी कम हुई है कि धड़म से नीचे बैठ गई है। और उसके कुछ फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया वहाँ के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब बात यह है कि मरीम नवाज साहबा के जलसों में लोग क्यों आ रहे थे, एक बड़ा सवाल है। तो गिलगित बल्तिस्तान मैं बहुत गया हूँ, ना सिर्फ इंतखाबात के लिए बल्कि इंतखाबात से पहले भी गया हूँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैं शिकार खेलता हूँ, तो आईबेक्स की ट्रॉफी हंटिंग के लिए 2 मरतबा मैं गिलगित बल्तिस्तान गया हूँ। वो ट्रॉफी ऑफर करते हैं शिकारियों को, फिर हम लाइसेंस परचेज करते हैं, पूरी दुनिया से शिकारी आते हैं, तो जितनी ट्रॉफीज़ होती हैं वो फिर एक एक करके शिकारियों को मिलती है मौका। तो मैं गज़र के इलाके में भी गया हूँ बहुत दूर, और दीगर कुछ एरियाज में भी गया हूँ। तो मैं वहाँ के लोगों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम जब गए तो मेरे साथ एक डॉक्टर साहब थे, मेरे दोस्त हैं, उनका ये मेडिकल से कुछ ताल्लुक़ है। उनके पास कुछ मेडिसिन थी एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी। तो जिस इलाके में हम पहुँचे वहाँ पे लोगों को पता चल गया कि इनके पास मेडिसिन हैं। तो वो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी हमें दवाइयाँ दे दें। लेकिन जी आप बीमार हैं, क्या मसला? उन्होंने कहा जी दवाइयाँ आप हमें दे जाएँ, वापस जाते हुए शिकार तो आपने खेल लिया है। वजह यह है कि यहाँ से अगर हमें दवाई लेने जाना पड़े तो हमें 9 घंटे सफ़र करना पड़ता है और हमारा बहुत खर्चा हो जाता है। और वहाँ मौजूद बेशतर लोगों ने कभी शहर देखा ही नहीं हुआ था, और वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों ने 4 पहियों वाली गाड़ी पे कभी ट्रैवल किया ही नहीं हुआ था, वो कभी गाड़ी पे ही नहीं बैठे थे। बहुत सारे लोग, ख़वातीन भी ऐसी थीं। दूर दराज का इलाका है, उनके पास सहूलियात नहीं है। वो कोशिश करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे भी करते हैं, वो बड़े बाशऊर लोग हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंतहाई गरीब हैं। उनके पास दवाइयों के लिए, अच्छी खुराक के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमने चाय पीनी थी, तो एक दोस्त को चीनी वाली चाय पसंद है, तो वो चीनी का पता किया तो पता चला पूरे गाँव में चीनी नहीं है, वो नमक वाली चाय पीते हैं। कोई चीनी क्यों नहीं है जी? वो महंगी है, वो हम यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो चीनी वाली चाय नहीं पीते। तो इस तरह के एरियाज़ हैं, इस तरह की दूर दराज के इलाके हैं, महरूमियाँ हैं उनकी, और वो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं, सर्द इलाकों में रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव का ताल्लुक़ अक्सर कटा रहता है। इसी वजह से वहाँ 11 ज़ुबानें बोली जाती हैं, 10 से ज़्यादा ज़ुबानें हैं मैंने जो सुना है। शिना है और पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानें हैं, उनकी चित्राली भी बोलते हैं, गिलगिती भी बोलते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानें, वो काफ़ी सारी ज़ुबानें वो उर्दू भी बोलते हैं वो लोग। तो 10 से ज़्यादा ज़ुबानें वो क्यों बोलते हैं? वजह यह है कि वो एक दूसरे से कम फासला होने के बावजूद मुश्किल और दुश्वार रास्ते वहाँ पे होते हैं, इसलिए वो मेल मिलाप नहीं कर पाए, इसलिए इतनी सारी ज़ुबानें वहाँ पे एक वक्त में पनप गई। पंजाब पूरे में पंजाबी चलती है, क्यों? हर बंदा दूसरे को मिल सकता है, एक दूसरे से सीखते हैं। सराइकी से लेकर और ऊपर आप चले जाएं पोठोहारी तक, सारी ज़ुबानें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। रावी के पास जांगली है, सिंध के अंदर सिंधी बोली जाती है, वो उर्दू भी समझते हैं, कराची में उर्दू बोली जाती है, वो मिक्सअप हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ुबानें गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों का आपस में राब्ता नहीं था। तो जब राब्ता नहीं था तो एक ज़ुबान दूसरी ज़ुबान के साथ मिक्स या मैच नहीं हो सकी। अब ये इस तरह के महरूम लोग हैं। मैं जब वहाँ पे शिकार खेलने गया तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, उनको पता चला आज शिकारी आ रहे हैं कहीं से, लाहौर से। तो वहाँ वो पूरा सड़क भरी हुई थी, लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने हमें वेलकम किया। हम उनको मिले, उनसे हमने बातचीत की और हमने उन्हें बताया कि हम शिकार खेलने आए हैं। तो रास्ते में 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग हमें मिले रास्ते में, और सिर्फ इस चक्कर में कि हम उनके किसी छोटे से मामले में कोई डोनेशन दे देंगे, उनके स्कूल का कोई कमरा बनवा देंगे, या कहीं उनको हेल्प आउट कर देंगे उनके मामलात में, या हो सकता है हमारे पास कोई तोहफे उनको देने के लिए। तो ये इस तरह के वहाँ हालात हैं उन दूर दराज इलाकों में। जो जूते पहन के हमारे गाइड ऊपर जा रहे थे, वो जूते भी उनके बहुत पुराने थे, फटे हुए थे, और उसके बावजूद वो पहाड़ चढ़ रहे थे। तो वापसी पे मेरा भाई मेरे साथ था, उसने हम सबके जूते उतरवा के उनको दे दिए कि हम तो चले जाएंगे वापस लाहौर और ले लेंगे, ये जूते आप इनको दे दें। तो इस तरह के लोगों के पास जब आप मेला लेकर जाते हैं, वहाँ ना कोई सिनेमा है, ना कोई थिएटर लगता है, ना कोई इंटरटेनमेंट है, ना झूले हैं, ना वहाँ पे चिड़ियाघर है, ना वहाँ बागात हैं, कुछ भी नहीं है, बस कुदरती हुस्न है। उनकी इंटरटेनमेंट का जरिया ही कोई नहीं है, बजाय इसके कि वो आपस में इंटरेक्शन कर लें या मिल लें। एक आदमी दूसरे आदमी से मिलकर बातें कर ले, बस ये इंटरटेनमेंट है।
टेलीविज़न भी नहीं चलता वहाँ पे, मोबाइल फ़ोन तक नहीं चलते, सिग्नल नहीं आते, कुछ भी नहीं है। हम 2 घंटे पीछे आके फिर आके बात करते थे गाड़ी के अंदर बैठ के, वहाँ बात ही नहीं हो सकती। तो इस तरह के लोगों को जब पता चलता है कि हमसे कुछ 2 या 3 घंटे के फासले के ऊपर एक लीडर आ रहा है बहुत बड़ा, और वो आके यहाँ पे खिताब करेगा और वहाँ खाना भी मिलेगा, हो सकता है वहाँ कोई और फैसिलिटी भी मिल जाए, और वहाँ जाने के लिए कुछ खर्चा पानी भी मिल जाएगा, तो वो लोग फौरी तौर पे मूव करते हैं अपने घरों से और उस जलसे की तरफ, उस मेले की तरफ पहुँचते हैं। तो इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी का हमने देखा कि जलसा बहुत बड़ा हुआ। अली अमीन गंडापुर, सबको पता था हुकूमत का आदमी आया, कुछ ना कुछ तो देके जाएगा, तो सारे के सारे गाँव इकट्ठे होते थे, आके वहाँ जलसे में बैठ जाते थे। अच्छा, मरियम नवाज आई हैं, सारे के सारे इकट्ठे होते, दोबारा मौका मिल रहा है, कौन से जेब से पैसे जा रहे हैं, काम करने के लिए है कोई नहीं, तो वो सारे के सारे फिर इकट्ठे आके उधर आके बैठ जाते थे। सर्दियों के इस मौसम में तो कोई वहाँ काम नहीं हो रहा, बर्फबारी हो रही है, ये शुरू होने वाली है। और इसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जाते थे, तबीयत, तो जलसे बड़े तगड़े हुए हैं सबके। उन जलसों की बुनियाद पे लोगों ने ये राय बना ली थी कि पीएमएलएन का बयानिया बिक रहा है और वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सबकी अपनी अपनी सोच थी, हकीकत पसंदी से कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने जब वहाँ जाके सर्वे किया, सहाफ़ियों से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर की जमात होगी। मैं वजह बताता हूँ कि क्यों होगी और क्यों ये हुआ। नंबर 1 तो नवाज शरीफ का बयानिया बिल्कुल नहीं बिका, और ये बयानिया कहीं भी नहीं बिकेगा पाकिस्तान में। इस बयानिए को आप बेचेंगे तो ये पंजाब में नहीं बिकेगा, ये बयानिया आपका सिंध में नहीं बिकेगा, ये बलूचिस्तान में नहीं बिकेगा, ये बयानिया आपका खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बिकेगा, ये बयानिया आपका गिलगित बल्तिस्तान में पिट गया, कश्मीर में भी नहीं बिकेगा। ये बयानिया आपसे कोई नहीं खरीदेगा, आपको अपना बयानिया तब्दील करके इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन आएगा आप देख लीजिएगा, ये अपना बयानिया तब्दील करेंगे, वरना ये बयानिया पिटेगा हर जगह के ऊपर। लोगों का पाकिस्तान में, उनको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज की कितनी अहमियत है और वो कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। और फ़ौज को गाली देने का मतलब है कि भारत के साथ जाके आप खड़े हो गए। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं मेरे पास सबूत मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मौजूद हैं और मैं पक्की बात कर रहा हूँ कि ये गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो इस तरह की नहीं है कि अदालत में जाके मैं इनको सज़ा दिलवाऊँ। एजेंसियों की रिपोर्टें हैं, तो वो एजेंसियाँ भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी और ये फिर उनके ऊपर भी उंगलियाँ उठाएंगे, लिहाजा मैं इसको अदालत में नहीं ले जा सकता, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। अब मामला ये है कि नून लीग का बयानिया पिट गया। पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ? पीपल्स पार्टी की 1 सीट थी पिछली मरतबा या 2 थी गालिबन, लेकिन इस मरतबा उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया है। बिलावल ने बेहतर लोग चुने, वहाँ पे लंबी कंपेन की, लोगों को यकीन दिलाया कि मैं आपके पास हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। भाग दौड़ काफ़ी की, उसकी वजह से वो सेकंड बड़ी पार्टी एक बनती जा रही है। आज़ाद उम्मीदवार कुछ तो पीटीआई ने छोड़े हुए थे, कुछ वैसे जीत रहे हैं जो तगड़े लोग हैं, उन्होंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया जानबूझकर कि जब हुकूमत बनेगी तो हम हुकूमत के अंदर शामिल हो जाएंगे और फिर इक़्तिदार का हिस्सा बनेंगे। ये स्ट्रेटजी है वहाँ लोगों की, ताकि अपने लोगों के लिए कोई ना कोई डेवलपमेंट, कोई ना कोई तरक्की, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई फंड वो हासिल कर सकें। लिहाजा आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत बड़ी है। पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ चुकी है। अब उसकी वजूहात, नंबर 1, जो भी वफाकी हुकूमत में होगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसको वोट डालेंगे इसलिए कि उनका इलेक्शन हमारे इलेक्शन के बाद होता है। अपोजिशन को वोट डाल देंगे तो अपोजिशन तो बहाने बनाएगी। अपोजिशन क्या कहेगी? वफाकी हुकूमत होती तो हम आपको जो है वो सड़कें देते, अगर हमारी वफाकी हुकूमत होती काश तो हम आपको बिजली देते, हम आपको गैस देते, एजुकेशन देते, हेल्थ देते, हम आपको फंड्स देते, आपको तरक्की देते, आपको नौकरियां देते। ये बहुत सारी चीज़ें अपोजिशन अगर वहाँ पे हुकूमत बना लेती है तो वो ये कहेगी अगले 3 साल तक। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत की ही हुकूमत बन जाती है गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो कोई बहाना नहीं कर सकेगी। कम से कम वो कहेंगे जी हमारी हुकूमत है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी, हमने आपको देना है, देते या नहीं देते वो एक अलग बात है। तो इस बहानाखोरी से बचने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं, 98% लिटरेसी रेट, वो वोट ही डालते हैं जाके हुकूमत को। पीपल्स पार्टी को भी डाला था, बहुत बुरे हालात में थी पार्टी इस दौर में, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अदलिया की कंपेन चल रही थी, नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ दी थी, बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ था पीपल्स पार्टी का। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत बना के दी, वफाक में थी। नून लीग, एपीएस का वाकया हो चुका था, पीटीआई का धरना हो चुका था, डॉन लीग्स हो चुकी थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लोड शेडिंग के मसाइल थे, फिर भी लोगों ने नून लीग को हुकूमत बना के दी। तो आज पीटीआई के भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं है वफाक में, लेकिन लोग पीटीआई को हुकूमत बनाकर दे रहे हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ, जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया गिलगित बल्तिस्तान से आते हुए 1 हफ्ता पहले, तो उस पर कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप बहुत पहले ये कह रहे हैं पीएमएलएन जीत जाएगी, तो ये बयानिया अब आपके सामने पिट गया है
और एक और वजह भी है, इमरान खान के बारे में जो सर्वेज वहाँ पे करवाए गए, मेरी लोगों से बात हुई है, वहाँ के लोग भी ये मानते हैं कि ये बंदा खुद ईमानदार है और हो सकता है ये पाकिस्तान की किस्मत बदले, वहाँ के लोगों को ये लगता है। और वहाँ के लोग जब लीडर्स के बारे में सर्वे हुआ तो उन्होंने कहा जी नंबर 1 पे उन्होंने लीडर लिया इमरान खान को, नंबर 2 पे लिया बिलावल को, नंबर 3 पे लिया नवाज शरीफ को, और मरीम नवाज को सिर्फ 3% लोगों ने लीडर तस्लीम किया। फजलुर रहमान साहब को 1% लोगों ने भी लीडर तस्लीम नहीं किया, लेकिन फिर भी एक सीट पे वो आगे जा रहे थे। अब पता नहीं रिजल्ट मुकम्मल होता है तो क्या आता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना ली है। ये उनका एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि एक ऐसा सूबा जहाँ के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ऐसा सूबा जहाँ अमन अमान मिसाली है, एक ऐसा सूबा जहाँ पर तालीम का मेयार बहुत अच्छा है, एक ऐसा सूबा जहाँ पर शऊर है, एक ऐसा सूबा जहाँ से सी पैक गुजरने जा रहा है। उसको इमरान खान साहब अपने विजन से, जहाँ दुनिया भर के सयाह आना चाहते हैं, जहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, जहाँ खूबसूरत तरीन इलाके हैं, उसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कैसे आगे लेकर चलते हैं। बहरहाल तमाम जीतने वालों को मुबारकबाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।